नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट से आपको एक और नई मेहमान से मुलाकात कराएंगे। आप हैं वरिष्ठ समाज सेवी प्रजापति इंदर बजरंगी जी। इंदर बजरंगी जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी इंदर जी, हम आपसे सबसे पहला प्रश्न आपसे करते हैं कि आपका नाम है प्रजापति इंदर बजरंगी जी। हम ये जानना चाहेंगे, ये बजरंगी शब्द आपके नाम के साथ जुड़ा है, इसकी रूपरेखा क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसकी यात्रा का हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जी। आपने मुझे मौका दिया पॉडकास्ट के लिए और यहाँ पे समय दिया, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ये मैं आपका आभारी हूँ। ये नाम बजरंगी, देखिए मेरी संघ आयु 2006 थी, अब नहीं है जी। मैंने संघ में 2006 से स्टार्टिंग की थी और मैं लगातार, एक मेरे मित्र थे देविंदर सिंह, वो सब इंस्पेक्टर बन गए थे। तो उसके बाद में मैंने संघ को छोड़ दिया था। संघ में मतलब मेरी रुचि नहीं रही थी, क्योंकि मेरे मित्र चले गए तो फिर मेरा कोई इतना मित्र भी नहीं था वहां पे। तो जाते थे तो कार्यक्रमों में कभी कभी कोई मैसेज आता था तो चले जाते थे। और उसके बाद में 2011 में मैंने बजरंग दल में ज्वाइनिंग करी। तो ज्वाइनिंग करने के बाद में मैंने देखा कि बजरंग दल एक हिंदू संगठन है और शायद अगर हम हिंदू हैं तो शायद हमें कुछ अवसर मिले इसमें। उसके बाद में मैंने कार्य शुरू करे। मैं बजरंग दल में खंड अध्यक्ष से स्टार्ट हुआ था जी। प्रखंड अध्यक्ष, महानगर कार्यकारिणी सदस्य, बल उपासना प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख, महानगर सह संयोजक मेरा लास्ट रहा था 2019 का जी। तो वहां कुछ गतिविधियां ऐसी रही कि जो मुझे वहां से भी निष्कासित होना पड़ा। जी। मैंने गायों की रक्षा करी और हिंदुओं की रक्षा करी। किसी जो भी पीड़ित था मैं उसके हमेशा सपोर्ट में रहता था, उनका सहयोग करता था जी। रात को समय कितना भी हो, रात 2 बज जाओ 3 बज जाओ, किसी को आवश्यकता होती तो मैं उसमें उनका सहयोग करता था। जब मेरी स्टार्टिंग हुई तो देखिए, कुछ जीवन ऐसा होता है कि जब हम किसी संगठन से जुड़ते हैं, उससे पहले का जीवन कैसा भी हो, अगर हम किसी संगठन से जुड़ते हैं तो हमें उस संगठन के आधार से अपने जीवन को चलाना चाहिए। जी। जब बजरंग दल में मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो मैंने बजरंगी नाम मेरा स्टार्ट ऑलरेडी कार्यकर्ताओं ने ही रख दिया था। क्या बात है, आपके नाम के साथ में प्रजापति इंदर बजरंगी रख दिया गया। पहले प्रजापति तो मैंने बाद में लगाया, पहले इंदर बजरंगी ही था मेरा और मैं बजरंगी के नाम से ही जाना जाता था गाजियाबाद में। और बच्चे मेरे नाम से बड़े खुश होते थे क्योंकि मैं उन्हें बहुत सपोर्ट करता था। तो मैंने सारी चीजें, देखिए गलत काम होते हैं जीवन में, मैंने सारों का त्याग कर मैंने एक हिंदू संगठन में एक नई पहल करी थी। तो इसलिए मैंने इंदर बजरंगी का नाम, बजरंगी से आपने देखते हो कि हम मानते हैं तो बजरंगबली के नाम से कहलाए जाते हैं, वो बजरंगबली है। तो हमारा नाम भी बजरंग मतलब इंदर बजरंगी रखा गया। तो उसी आधार पे मैं चलता रहा। मैंने जो उनका काम था बजरंगबली का, जो कहते हैं कि सभी की सहायता करना, सभी के दुख सुख में रहना, मैंने वही काम स्टार्ट किए। ये मेरे कार्यकर्ता, मैं नहीं कह सकता, मेरे कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो मेरे साथ शुरू से चले थे और लास्ट तक भी रहे। वो कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ हैं। वो कभी भी उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं जाता हूँ और मुझे पड़ती है तो मैं उन्हें बुलाता भी हूँ। जी। ऐसा नहीं है, देखिए ये जीवन है, इसमें सबकी एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ। तो ये रहा था बजरंगी नाम का। क्या बात है, बहुत अच्छी आपने यात्रा बताई कि आपके साथ में प्रजापति इंदर बजरंगी कैसे लगा। ये यात्रा हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगी और हमारे दर्शक लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बजरंगी साहब, हम आपको बजरंगी जी से ही उद्बोधन करेंगे और पुकारेंगे कि आपके जीवन में वह प्रेरक घटना कौन सी थी जिसने आप समाज सेवा करने के लिए आतुतित किया, अग्रसर किया,
या समाज सेवा करने के लिए मौका दिया? जी बिल्कुल। देखिए, गाजियाबाद में एक घटना ऐसी थी, प्रजापति समाज की बेटी प्रजापति समाज की बेटी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ने की इच्छुक भी थी, पर हालात उनके सही नहीं थे और वो बेचारी बच्ची नौकरी के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि घर की स्थिति आपको पता ही, किसी की अगर कमजोर हो और बच्चा घर में जवान हो और बड़ा हो तो उस पर जिम्मेदारी आ जाती है। 2008 की बात है ये, तो वो पढ़ने की इच्छुक थी बेचारी बच्ची। मुझे पता चली, मैं उनके घर पे गया, मैंने हालात देखे। तो जब मैंने हालात देखे तो मेरा मन भी कहने लगा कि भाई इन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है, आर्थिक सपोर्ट की आवश्यकता है जी। तो मैंने उस बच्ची को सपोर्ट किया। मैंने उससे कहा कि जॉब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितनी सपोर्ट होगी हम करेंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करिए। शिक्षा बहुत जरूरी है, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति का, किसी वर्ग का हो। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा से ही हम लोग अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं अपने समाज के लिए। बिल्कुल, और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वाकई। हाँ, तो उस बच्चे को मैंने भी सपोर्ट किया। देखिए, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, मगर मैंने जब अपने समाज के कुछ लोगों से मदद मांगी उसके लिए, तो उन्होंने मदद करी और मेरे साथ भी गए। वो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गए, उनकी हेल्प करी। जब तक बच्चे की पढ़ाई, जब तक बच्ची ने कहा कि मैं अब नहीं पढ़ सकती हूँ, तो तब तक हम उसकी सपोर्ट करते रहे। जिससे भी फिर भी हम बोलते रहे कि भाई आप लोग आज मेरे पास है, कल आप कर दो, मतलब जो सक्षम है आप कर सकते हैं, सब किया भी। तो वो दृश्य मेरे सामने कभी भी आ सकता है, कभी आ जाता है, तो मैं उसको याद करता हूँ कि भाई शायद ऐसा किसी के साथ ना हो। बिल्कुल सही बात। और रोजगार तो आवश्यक है हर परिवार के लिए। बिल्कुल, जिस परिवार में रोजगार नहीं होता उसकी स्थिति खराब हो जाती है। वाकई, बिल्कुल सही बात जी। तो बजरंगी जी, आपने बताया कि आपने कैसा है समाज की कन्या के शिक्षा के लिए आपने सपोर्ट किया। हमें ये भी बताएं कि वो बिटिया शिक्षित होकर अब क्या कर रही है? अब वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही है और मैंने सुना उसकी शादी भी हो गई है। अच्छे परिवार में शादी हुई है, उसकी जॉब बड़ी अच्छी लगी थी और प्राइवेट सेक्टर में ही उसने जॉब करी। बच्ची ने अपने घर को संभाला और उसकी विवाह हो गया बच्ची का। बड़ा अच्छा लगा, मैं उसमें गया था उनके विवाह में। तो उस बच्ची जब मुझे देखती है तो भावुक हो जाती है। वाह। अब बजरंगी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अंदर, ये कहें कि आपके भीतर समाज सेवा करने का जुनून है जी। ये समाज सेवा करते करते कभी कोई ऐसी चुनौती आई या कोई ऐसी घटना घटी जिसने आपके दिल को झकझोर दिया हो? चुनौतियां बहुत आई जी, कोई एक साझा करें हमारे दर्शकों को। देखिए, जीवन में चुनौती बहुत रही जी, और समाज को देखते हुए, क्योंकि समाज में शिक्षा की कमी रही, राजनीतिक नेतृत्व की कमी रही और बहुत ऐसी चीजों की कमी रही जो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है और हम लोग उनसे वंचित हैं आज भी। हर जिले में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, उसमें कम से कम 50-60 हजार हमारी आबादी मिलेगी जी। पर दुख हमें इस चीज का होता है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं, अब मैं राजनीति करता हूं, तो जिस हिसाब से मुझे दायित्व मिलना चाहिए उससे हिसाब से नहीं मिल पाता और हमें जाति के आधार पर मतलब ऊंच नीच का भेदभाव देखना पड़ता है जी। तो ये चुनौतियां रही हैं। और देखिए, आपको मैं बता दूं कि हमारा भारत में नेतृत्व बहुत शून्य है। उससे हम ना तो शिक्षित हो पाते हैं, ना राजनीतिक में हमें हिस्सा मिल पाता है और ना हमें किसी आरक्षण या
नौकरी में कहीं हिस्सा मिल पाता है। तो ये हमारे लिए चुनौतियां हैं, और ये मुझे हमेशा जैसे कभी मैं इस चीज को याद करता हूं तो मुझे बड़ा ठेस होता है कि ये हमारे ही साथ क्यों हो रहा है और हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो ये मेरा विषय रहता है, कभी मैं इस चीज पर विचार करता हूं कि हम इस चीज से निकलकर हम कैसे पहुंच सकते हैं। जी जी, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चुनौतियां हैं हमारे लिए। देखिए, हम किसी रास्ते पर जब हम चलते हैं तो मैंने देखा है कि हमें बहुत रोकने का प्रयास किया जाता है, और जो आदमी आगे बढ़ जाता है वो कभी रुकता नहीं है, और जो रुक गया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जी। तो मेरे लिए तो देखिए, मैं आपको बता दूं चुनौती की बात आपको, मैंने सीखा कि हमें धैर्य रखना चाहिए जी। और जो धैर्य में शक्ति है, हम आक्रोश या अपना किसी क्रूरता से कोई काम करना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा। जी जी। तो इसलिए मैंने धैर्य से काम करना सीखा, और वही लोग जो मुझे पहले मुझ पर सवाल करते थे, उन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तब उन्होंने देखा कि ये आदमी आगे बढ़ सकता है। जी। बजरंगी जी, जैसा आपने बताया कि हमें धैर्य रखना चाहिए और प्रजापति समाज को आगे बढ़ने से रोका जाता है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रजापति समाज जैसे समाज को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आज हमें 78-79 साल आजाद हुए हो गए हैं देश को, उसके बावजूद भी प्रजापति समाज की एक जनसंख्या एकमात्र भरपूर है पूरे देश में। उसके बावजूद भी प्रजापति समाज के सांसद की संख्या शून्य है, राज्यसभा के प्रतिनिधि की संख्या शून्य है, एमएलए की संख्या शून्य है, पार्षद की संख्या शून्य है। तमाम जो राजनीतिक पद है वहां प्रजापति समाज की संख्या नाम मात्र की है, और जो हैं मामूली जो है या 0.1% जो है वो समाज की ओर नहीं देखते, समाज की चिंता नहीं करते। समाज के लोग उनके पास जाते हैं तो वो इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रजापति समाज के लोग फिर भी धैर्य रखते हैं। ये धैर्य कब तक प्रजापति समाज को रखना होगा, कब तक हमें ऐसा क्या करना चाहिए प्रजापति समाज को, प्रजापति समाज की एजेंसियों को, संगठनों को, ताकि उन्हें राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी मिले। जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति जी। जी, मैं आपको बता दूं, एक सीमा होती है किसी चीज की। जी, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने धैर्य रखा, मगर जब धैर्य का बांध टूट जाएगा तो वो थमेगा नहीं, उसकी बाढ़ बहुत ज्यादा मार करेगी। बिल्कुल। समाज को आज बहुत दुख है कि हमारे प्रजापति समाज का कोई भी अच्छा नेता नहीं है। हमारे समाज में नेतृत्व शून्य है, राजनीतिक चेतना शून्य है। कारण ये है कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, जी, तन मन धन, और मैंने कई देखे हैं कि अपना घर मकान बेचकर पार्टियों में लगा देते हैं, मगर पार्टियां लास्ट में उन्हें शून्य कर देती हैं, उनके परिवार को उस स्तर पर पहुंचा देती हैं कि वो कभी भी आगे बढ़े नहीं, कभी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करे। इसका कारण ये है कि जो जितनी पार्टियां बनी हुई हैं जी, वो प्रजापति समाज को सपोर्ट नहीं करती। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पूरे भारत में 12 करोड़ से ऊपर जनसंख्या प्रजापति समाज की है। वाह। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, कम से कम 2 करोड़ से ऊपर प्रजापति समाज है। 2 करोड़ से ऊपर बहुत अच्छी संख्या है। आप किसी जिले में और किसी भी महानगर में जाके देखिए,
20,000 से लेकर और 1 लाख तक की जनसंख्या प्रजापति समाजों की है। क्या बात है। उसके बावजूद भी हम लोग राजनीतिक में शून्य हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे साथ किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों प्रजापति समाज को सम्मान नहीं दिया जा रहा? इन्हें, पार्टियों को लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं और इन्हें लगता है कि आज भी हम दड़ी ही बिछाएंगे। मगर आज की मैं आपको बता दूं, आज हमारे समाज में IAS, IPS और कितने बड़े बड़े, जो आपने देखा होगा आए दिन प्रजापति समाज के बालक पुलिस से लेकर फोर्स तो तक कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादा दिन, मैंने अभी आपको बताया कि ये ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि सब्र, धैर्य की कोई सीमा होती है। और किसी ने कहा है कि देखिए, अब हम किसी पानी में जा रहे हैं तो पानी में जब तक पानी यहाँ तक नहीं आ जाता तो हम तैरते नहीं है, जितने चलते रहते हैं। और जब पानी ऊपर होने लगता है तो फिर हम हाथ पैर मारने लगते हैं। तो वो समय आ गया है आज। समाज, प्रजापति समाज जागरूक हो चुका है और अपनी मांग और खुद सक्षम है आज कि वो अपनी नेतृत्व खुद बनाए। क्या भाई, बात है। अपना नेतृत्व जब तक नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं, जब तक हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये कह सकते हैं कि प्रजापति समाज आज तन मन धन से तैयार है, बिल्कुल, शिक्षा के लेकर तैयार है, बिल्कुल, वो अपने गठबंधन खुद बना सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये ठाना है समाज ने कि जो हमें राजनीतिक में ज्यादा हिस्सेदारी देगा हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, पार्टियां कोई भी हो। मैं जाता हूं लोगों के पास में, तो लोगों का दर्द यही है कि भाई हम लोग हर पार्टी में क्यों शून्य हैं। मगर वो उनके मन का जो विचार है वो ये है कि वो स्वयं अपने आप को मजबूत करने की दिशा में है। क्या बात है। और वो आप मन बना लो कि मुझे आज ये स्टूडियो खोलना है और मुझे अपना ही काम करना है, तो आप नौकरियों की चिंता छोड़ दोगे। वैसे ही समाज आज मतलब इस स्थिति पे आ चुका है कि वो इन लोगों के पाखंड से, ये लोग जो राजनीतिक में हमको बहका के वोट बैंक बनाते हैं और उसके बाद में हमें लूट कर हमें ये धक्का मार देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, जिस स्तर पे मैंने काम किया था और उसके बाद में कि हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। वाह। तो आज ये हमारा समाज समझ चुका है और ये ठान रहा है समाज कि जो हमें हिस्सेदारी देगा हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। वाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस व्यक्ति से कि जब उन्होंने ये बात कही, और वो कोई राजनीतिक में नहीं थे, वो ना उनसे कोई राजनीति में उनका कोई लेना देना था, मगर उन्होंने, जब मैं उनके पास गया तो उनका थोड़ी देर तो वो बात करते रहे, उसके बाद में सीधा पॉइंट उन्होंने मेरे को ले लिया। उन्होंने कहा कि आपको इतने दिन हो गए मेहनत करते करते, और समाज में आप ही अकेले ही नहीं, कितने ऐसे राजनेता हैं कि जो इतनी मेहनत और लगन से काम करते हैं, जब पार्टियां ये कुछ नहीं होती तब उसमें इतनी मेहनत करके उन पार्टियों को उभारते हैं, और सबसे ज्यादा योगदान प्रजापति समाज का रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा जी। राजनीतिक के हिसाब से हमें राजनीतिक करनी चाहिए, मेहनत इतनी करनी चाहिए जो आवश्यकता हो। मैंने सीखा है, मुझे सिखाया है राजनीति करना। आज मैं सीख गया हूं राजनीति किसे कहते हैं, और
मैं अगर किसी पार्टी में काम करूं तो मैं सबसे पहले हिस्सेदारी मांगूंगा, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी। पहले मेरे लिए समाज है, बिल्कुल। उसके बाद में देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रजापति समाज में मेरा जन्म हुआ है। प्रजापति समाज एक सज्जन समाज है, ईमानदार है, निष्ठावान है और मेहनती भी है। मगर वो कब तक रहेगा? जब तक हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। आज के बालक, युवा पीढ़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख कर आ रहे हैं हमारे समाज के, उन्हें सारी चीजों का ज्ञान हो चुका है। क्योंकि हमारे साथ आरक्षण अगर आप देखा जाए तो आज हम 1.0 होंगे आज जो हमें आरक्षण मिल पाता है। वैसे तो कहते हैं ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिलता है, मगर नहीं मिलता, उसमें प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर नहीं मिलता, पेपर वर्क में भले ही देते हैं। हमारी जाति देखकर हमें इंटरव्यू से फेल कर दिया जाता है जी। हमारे पीछे लगा होता है प्रजापति, दूसरे के पीछे श्रेष्ठ जाति का होता है और वो जाति देखकर कम नंबरों से वो पास हो जाता है। तो हमारे बच्चे ये देख चुके हैं कि हम अगर किसी इंटरव्यू में जाएं तो हमें जाति के आधार पर नकार दिया जाता है, और जो दूसरा सामने एक और व्यक्ति बैठा हो युवा और उसकी श्रेष्ठ जाति हो, उसे कम नंबरों से भी पास कर दिया जाता है। क्या बात। तो ये भेदभाव हमारे युवा देख रहे हैं आज। और मैं ये चीज आपको बता दूं कि ये जो बांध है ना, ये जो धैर्य है, ये ज्यादा दिन थमने वाला नहीं है। एक दिन नहीं, ये 2027 में ऐसी बाढ़ आएगी ये कि ये लोग, धैर्य का बांध टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। हाँ, क्योंकि अब हमारा बालक जो पढ़ लिख कर आ रहा है वो सब समझ रहा है और ये ज्यादा दिन धैर्य नहीं थम पाएगा, मैं बता दूं आपको। और हमें पार्टियों ने, जैसे अब आप देखिए बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार के चुनाव में सब लोग अपनी अलग अलग जाति ने साधने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज अच्छा खासा समाज है बिहार के अंदर, और जब हमें हिस्सेदारी की बात आती है तो हमें उस हिस्से से अलग कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। उस हिस्से से हमें अलग कर दिया जाता है। वो किस चीज पर? कि हम लोग इस योग्य नहीं है। प्रजापति समाज में वहां एक से एक पदों पर व्यक्ति, पदों तो छोड़िए, अच्छे अगर चाहे तो वो स्वयं की पार्टी खड़ी कर वो चुनाव लड़ सकता है। मगर वो एक पीछे मैंने अभी बताया आपको कि प्रजापति जो लगा हुआ है ना हमारे पीछे, वो मैं तो नहीं कह सकता, मगर ये लोग उसको नकार जरूर रहे हैं। जी बजरंगी जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा आपने युवाओं को जोड़ने, युवाओं को समझने और 2027 के चुनाव में युवाओं का आक्रोश सामने आने की संभावना आपने जताई है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में युवा शक्ति, जो युवा है, जो युवा शक्ति है, उसको समाज सेवा से जोड़ने के लिए आप विशेष क्या पहल कर रहे हैं या की है या करने वाले हैं? जी बिल्कुल, युवा आज खुद पर खुद जुड़ रहा है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई युवा जुड़े। जी, युवा समझ पा रहा है सारी चीजें, युवा चाहता है कि क्रांति आए, समाज में ऐसी क्रांति कि लोग देखते रह जाएं। क्योंकि युवा इतना जागरूक हो चुका है, क्योंकि वो भेदभाव को जान रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वहां भेदभाव, बिल्कुल किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए वहां भी भेदभाव है। अगर हमारे पीछे प्रजापति समाज लगा हुआ है, वहां भी भेदभाव है। आप किसी स्कूल में चले जाइए, वहां भी भेदभाव है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहां भी भेदभाव है। हमारे साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है यार, ये होना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए, जब तक क्रांति नहीं आती, जब तक क्रांति का आधार ना बने,
क्रांति बहुत जरूरी है समाज में। और युवा, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं उनको देखता हूं युवाओं को, वो युवा बड़ा महसूस करते हैं कि हमारे साथ ठगाई हो रही है। हम लोग देखिए, अगर वो पढ़ाई करने जाते हैं ना युवा, तो पढ़ाई में भी उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। शिक्षा में भी, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। युवा आज एकजुट होने का, मैं आपको बता दूं, मेरी एज थोड़ी ज्यादा है, जो मेरी एज से जो कम है आयु के बच्चे प्रजापति समाज के, वो बड़े पीड़ित हैं इस चीज को लेकर। और उनके अंदर मैं आपको बता दूं कि आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है, और वो ज्वाला ज्यादा दिन थमेगी नहीं। युवा परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और वो मैं आपको बता दूं कि हर किसी एक जिले का तो नहीं कह सकता मैं, हर जिले में वो एकजुट होने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक जो ट्रेंड होता है युवा जोड़ने का, युवा स्वयं पे स्वयं जुड़ता जा रहा है आज। जी जी जी। और देखिए, अच्छी बात है, युवा जुड़ना ही चाहिए। युवा देश का भविष्य होता है। बिल्कुल। और उस भविष्य को स्वयं अपने आप को सक्षम करना चाहिए, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो राजनीति के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो किसी आंदोलन के लिए हो। और आज मैं देख रहा हूं कि युवा बहुत अच्छी तरह जागने का प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बजरंगी जी। हम युवाओं को जोड़ने की जानकारी आपने दी है, ये बहुत अच्छी है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपको युवा प्रकोष्ठ बीपीएचओ के प्रदेश अध्यक्ष बनने की यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा कैसी रही और युवाओं को इसमें कैसे जोड़ेंगे? प्रजापति समाज के, अन्य समाज के, आप इसको कैसे लेकर चलेंगे? जी देखिए, हमारे प्रजापति कवल किशोर जी हैं जी, डॉक्टर हैं वो, प्रोफेसर कवल किशोर प्रजापति जी। उन्होंने एक किताब बनाई है, रामचंद्र विद्यार्थी की लिखी है किताब उन्होंने, और चंडीगढ़ में उस बुक का विमोचन हुआ था जी। और मैं उसमें गया था पिछले दिनों तो मैं उसमें गया था चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में मैंने देखा कि बीपीएचओ संगठन है, और ऐसा संगठन नहीं, हकीकत में जिसे संगठन बोलते हैं, संगठन का मतलब है संगठित संगठन। बीपीएचओ बहुत ही सक्षम और अच्छा संगठन है। जब मैंने वहां देखा तो मैंने ये मन बनाया कि मुझे बीपीएचओ में काम करना चाहिए जी। बीपीएचओ में काम करने से मुझे ही नहीं, समाज को भी लाभ मिलेगा। देखिए, मैं अगर सक्षम हूं तो मैं किसी को भी सपोर्ट कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। बीपीएचओ सक्षम संगठन है और संगठित संगठन है, जिसमें हर किसी जिले में, बहुत संगठन तो देखिए बहुत बने होंगे, मुझे नहीं पता, और रोज बनते हैं रोज टूटते हैं, मगर जो कार्य संगठन का है वो बीपीएचओ करता है। बीपीएचओ भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है जी। और मुझे जो सूचना मिली है, ये जानकारी जमीनी स्तर पर मिली है, ये राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जी बिल्कुल प्रजापति समाज के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है जी जी। देखिए, इस संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहे थे, मगर संस्थापक वो आज भी हैं जी, सत्यनारायण प्रजापति जी। वो राजस्थान के रहने वाले हैं। वो धैर्यवान व्यक्ति हैं, और चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो जाति भी नहीं देखते। मैं आपको बता दूं, प्रजापति समाज से हटकर भी वो अन्य जातियों को सपोर्ट करते हैं जी जी जी। प्रजापति जब वो अन्य जाति को सपोर्ट करते हैं तो औरों को आप सोच सकते हो कि अपने समाज को वो कितना सपोर्ट करते होंगे। वाकई वाकई। और ये मैंने देखा, जब मैं आपको बता दूं, जब चंडीगढ़ गया मैं, तो मैंने देखा वहां पर
उस विमोचन में कि कायदे में ही संगठन बीपीएचओ है और बीपीएचओ अपने समाज का उद्धार करने में लगा हुआ है, जागरूक करने में लगा हुआ है। उसमें वर्तमान से लेके और भविष्य तक मैंने देखा है कि उसमें सबका भविष्य उज्जवल है। वाह। समाज के प्रति, और वो हर चीज में, चाहे वो किसी राजनीतिक में हिस्सेदारी की बात हो, चाहे किसी मजदूर की बात हो, चाहे किसी गरीब की बात हो, वो हमेशा आवाज उठाते हैं। जी जी। हाँ, तो मैंने मन बनाया तो हमारे सत्यनारायण प्रजापति जो इसके प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक हैं जी, उनका आदेश आया कि आपको उत्तर प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ की नियुक्ति आपके लिए की जा रही है। क्या बात है। मेरा सौभाग्य है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसे संगठन में मुझे अब काम करने का अवसर मिला और गाजियाबाद में सब लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत चक्रधारी प्रजापति जी, सतीश चंद्रा प्रजापति जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं मैन के कोर कमेटी के जी, और सत्यनारायण प्रजापति जी स्वयं आके इन्होंने मेरी दायित्व की यहाँ घोषणा करी थी। क्या बात है। कार्यक्रम 14 और एक क्या है, हमारे प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी थी, उनकी पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि के मौके पर आपको ये घोषणा की गई। उस मौके पर मेरी घोषणा की गई। वाह वाह। और उसमें समाज के लोग, उन्होंने, जो मेरे साथ के लोग जुड़े हुए, जो मुझे जानते हैं, उन्हें बड़ी खुशी हुई इस चीज कर, क्योंकि दायित्व, देखिए दायित्व तो कोई भी ले लेता है, मैं भी ले सकता हूं, मगर उस दायित्व का अगर मैंने निर्वहन नहीं किया तो उस दायित्व का कोई महत्व नहीं है। वाकई वाकई वाकई। दायित्व छोटा हो चाहे बड़ा, दायित्व की पहचान ही मेरी मेहनत से है, बाकी आपके कार्य से है। अगर मैं उसमें मेहनत करूंगा, युवाओं को जोड़ने का कार्य करूंगा, युवाओं के दुख सुख में करूंगा, युवाओं का, जो युवा प्रेरित हैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, तो युवाओं की टोली बनती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और मैंने अपना कार्य आरंभ कर दिया। वाह वाह वाह। और इसमें जो मैं अभी जोड़ रहा हूं, अभी मैंने नियुक्ति नहीं करी है, क्योंकि मैं जो जोड़ रहा हूं इसमें डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, ऐसे युवा जुड़ेंगे जो इस बीपीएचओ को मजबूत करेंगे और बीपीएचओ का काम करेंगे। क्या बात है। और समाज के लिए मैं बता दूं आपको कि युवा समाज को स्वयं उठा के लेके जाने वाला है। आप देखना, कुछ ही दिन में एक ऐसी बाढ़ आएगी, आप देखोगे कि आज का युवा क्या कर रहा है। युवा एकदम, मैं आपको बता दूं कि जोश में है और वो स्वयं अपना इतिहास लिखने वाला है। ऐसा समय आने वाला है। वाह 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 बजरंगी जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बीपीएचओ के बारे में, बीपीएचओ संस्था के बारे में बताया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, क्या ये संस्था भविष्य में राजनीतिक क्षेत्र में भी आने वाली है? नहीं, राजनीतिक में तो मैं आपको बता दूं नहीं आएगी, क्योंकि राजनीतिक में जो इनके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राजनीतिक में नहीं आना चाहते। ठीक है। क्योंकि कायदे में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति, किसी भी समाज की जो संगठन होते हैं, अगर राजनीति में आती है तो संगठन का कोई महत्व नहीं होता। मैं आपको एक जानकारी जी 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 जी। क्योंकि जो समाज का काम है, अब देखिए, आप हो और मैं हूं, हम आमने सामने बैठे हैं, आप मेरे द्वंद्वी है, मैं आपको बता दूं जी। और जब आपका मेरा तालमेल नहीं बैठेगा, तो अगर तालमेल बैठ गया तो ठीक है, अगर नहीं बैठेगा तो मैं तो विरोध करूंगा ना। तो जब समाज के संगठन अगर राजनीतिक में हिस्सेदारी लेने लगे तो उस संगठन का कोई महत्व नहीं होगा, और ना ही वो संगठन, मैं आपको बता दूं कि नुकसान करेगा राजनीतिक में समाज का। जी।
इसलिए वो राजनीतिक में नहीं जाना चाहते। वाह। मगर उनके कार्यकर्ता राजनीतिक में हैं, मगर वो नहीं है, क्योंकि जो मेन है वो कहते हैं कि हम अगर राजनीतिक में चले गए तो अपने समाज का मुद्दा कौन उठाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अपने समाज के अधिकार कौन मांगेगा। जी 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 जी। तो ये उनकी, मैंने जब ये बात सुनी तो मैं एकदम गर्वान्वित हो गया कि, और मैंने ये भी महसूस किया कि ये इनकी जो बात है बिल्कुल सही है। वाह, बहुत अच्छे बजरंगी जी। हम आगे चलते हैं जी। जैसा कि आप एक संस्था चलाते हैं एमडीडी हाउस। एमडीडी हाउस कीपिंग सर्विस के माध्यम से आप मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं जी। ये विचार आपके मन में कैसे आया? हाँ, देखिए मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में जी, और ये जो कंपनी मैंने खुलवाई थी ये मैंने अपने वाइफ के नाम से खुलवाई थी, एमडीडी, मतलब मेरी वाइफ के नाम से और मेरे बच्चों के दोनों के नाम से एमडीडी। ये क्या है, इसमें मैंने देखा कि हमारे यहाँ रोजगारी की थोड़ी कमी है जी, और इसमें हाउस कीपिंग के साथ साथ इसमें गार्डों का काम भी है जी, जो भी जितनी किसी को हाँ तो उसमें प्रोवाइड करा देते हैं जी। तो मैंने देखा कि मेरा समाज, जितने लोगों को मैं जानता हूं और जो मैं देखता हूं कि ये बेरोजगार है, जब तक उसे अच्छी जॉब ना मिले तब तक वो मेरे यहाँ काम कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ परमानेंट काम करो, मगर तब तक करो जब तक आपको अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, अच्छा रोजगार नहीं मिलता। हाँ, हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि लगी बंदी 2 पैसा की अच्छी होती है। ये कहावत है, आपने सुना भी होगा कि लगी बंदी 2 पैसा की अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां भी मैं देखता हूं कि हमारा युवा हो या युवा से हटके भी हो, एजिट भी हो, मैं देखता हूं कि अगर वो बेरोजगार हैं तो वो मेरे साथ लग के मेरी कंपनी में काम कर सकते हैं, और घर की स्थिति किसी की ना खराब हो, क्योंकि हमारे यहाँ देखा कि परिवार में अगर मेरे घर पर रोटी नहीं बनी तो मेरे बच्चे कितने दुखी होंगे, मैं कितने बिल्कुल दुखी बिल्कुल होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता, इसलिए फिर मैंने ये कंपनी बनाई। ये भी आपने प्रजापति सेवा, प्रजापति समाज की सेवा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कुछ युवा काम कर रहे हैं जी 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 जी। देखिए सभी तो पढ़े लिखे नहीं होते, सभी तो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं होते। कुछ की स्थिति उस समय पे जब किसी संगठन की या समाज की दृष्टि नहीं गई, उस समय वो लोग रह गए होंगे, या वो इच्छा भी नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी कि हम पढ़ाई करें या कोई हमें मदद करे हमारी। जी जी। तो ऐसे बेचारे लोग भी हैं हमारे समाज में, और वो मजदूरी करते हैं, और उसी के आधार पे कि भाई तुम लोग जब तक हो सके मेरे यहाँ काम कर सकते हो। जब अच्छा जॉब मिलता है तो अच्छा जॉब मिल जाए तो आप बहुत ही सराहनीय काम है बजरंगी जी, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप, युवाओं को सशक्त कर रहे हैं इस माध्यम से। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से सामाजिक मुद्दे हैं जो आपको सबसे ज्यादा चिंतित करते हैं? जी देखिए, पहला जो सामाजिक मुद्दा है जी, वो है शिक्षा का। शिक्षा बहुत जरूरी है युवा के लिए और हमारे समाज के लिए। छोटे छोटे जो वर्ग है हमसे आंकड़ों में कम है, वो हमसे बहुत आगे निकल गए, और हमारा समाज पढ़ भी रहा है मगर जाति आधार पर वो रह जाता है जी। चिंता का विषय है, ये महसूस करते हैं हम लोग। मैंने काम किया है राजनीतिक संगठन में जी, ये मैं महसूस करता हूं कि कैसे भेदभाव होता है। मैं महसूस करता हूं कि हमारे साथ हमसे काम करवा के हमें नकार दिया जाता है। मैं महसूस करता हूं कि जब हमें अपने हिस्सेदारी की बात आती है तो हमें झांसा दे दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं चिंतित रहता हूं। आपने देखा होगा हम पूरे भारत में
इतनी बड़ी आबादी प्रजापति समाज की है, नेतृत्व के नाम से शून्य है, एक सांसद नहीं है। बिल्कुल 2057 में आप उड़ीसा के एक सांसद रहे थे, उसके बाद में 68 साल हो गए, उसके बाद में एक सांसद नहीं दिया गया किसी पार्टी ने। ये दुर्भाग्य है हमारा। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये चीज सोचता हूं तो मैं चिंतन में आ जाता हूं। जिन पार्टियों के लिए हम इतनी संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं, उनसे एक सांसद विधायक तक नहीं निकलता। ये बड़े शर्म की बात है इन पार्टियों के लिए। मैं देखता हूं कि जब हमारे सांसद या विधायक के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे ही सामने दूसरे जो हमसे कम आंकड़ों में समाज है, उनको टिकट दे दिया जाता है और हमें साइड कर दिया जाता है। ये चिंतन का विषय है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, हमारे ऐसे लोकसभा है जहां पे कम से कम 2 से 3 लाख वोट रहती हैं। हमें क्या बनाया जाता है? हमें वोट का आधार बनाया जाता है और हमसे वोट लूटकर हमें ठुकराया जाता है। तो ये चिंतन का विषय है। वाह। समाज समाज को आज जागना होगा। समाज को खुद चिंतन करनी होगी इस विषय पर कि ये जो हमारे साथ लूट हो रही है, हमें वोट लेकर हमारे साथ ठगाई हो रही है, जब हमें हिस्सेदारी की बात आती है तो हमें नकार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं ही नहीं, समाज को भी चिंतन करनी पड़ेगी। जब तक समाज चिंतन नहीं करेगा और जो राजनीतिक में नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं कि हमें स्वयं की इच्छा राजनीतिक में जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें 2 चीज पर विशेष ध्यान लगाना चाहिए, शिक्षा और राजनीतिक। शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, राजनीतिक से हमें लाभ मिलते हैं। हम लोग अति पिछड़े में आते हैं और जो हमें लाभ मिलते हैं उस लाभों से वंचित हो जाते हैं। हम तक नहीं पहुंच पाते, समाज तक नहीं पहुंच पाते, हमारे हिस्से को दूसरे लोग खा जाते हैं तो हमें तो पता भी नहीं चल जाता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जी। वाकई प्रजापति इंदर बजरंगी जी, आपने ट्रू मीडिया के लिए अपना बेशकीमती समय दिया और समाज से चिंतन के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हुई। आपने हमारे दर्शकों को अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।